Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter 3 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 3 of Provisions and Reserves. We completed the theory portion related to the provisions and reserves, that is characteristics and the different type of the important point of both, with the main thing meaning. Then after I started in last session the types of the reserves, the list was there related to that both the two types, and under that first type revenue we completed general and specific, but some of the points the list of the particular specific reserve is remain with the theory. Let's start with that one. These are some examples of specific reserves. First one, dividend equalization fund. I give the name in that particular specific reserve. So what does it mean? What is this particular dividend equalization fund? So the purpose of creating this reserve is to distribute dividend to shareholders in the year in which the profit is not sufficient, or even to maintain dividend in the year of loss. So sometimes it happens, if this type of the reserves are there, company can give the dividend in some of the years where the losses or loss of that particular year is there, और sometimes profit is not enough, यानी sufficient profit नहीं है, उस साल भी आप डिविडेंड पिछले सालों की तरह इक्वलाइजेशन फंड का यूज़ करके दे सकते हो, यानी यू कैन यूटिलाइज द टोटल अमाउंट फ्रॉम द रिजर्व्स, दैट इज द थिंग. तो उसको आप मेंटेन करते हो सालों के सालों. सेकंड वन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन फंड, यानी वापस करना. डिबेंचर यू नो वन टाइप ऑफ द creditor, you have to give back money to the debenture holder because you are using the money for your growth expansion. तो डिबेंचर क्या है? इसे हम borrowed fund भी कहते हैं. तो डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट फॉर द कंपनी विच इज़ टू बी रिपेड ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स पीरियड, से 5 years, 10 years, 15 years. तो वापस देना पड़ता है इसका एक्सपायरी के टाइप पर. तो फॉर द पर्पज ऑफ रिडीमिंग डिबेंचर्स, जो वापस पैसा देना है वो पर्पज़ के लिए, आउट ऑफ प्रॉफिट a specific amount is appropriated from profit every year, यानी कि हम एक ऐसा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से निकालते हैं, कुछ ऐसा अमाउंट पर्टिकुलर ईयर में कंप्यूट करते हैं, यानी गिनते हैं हम ऐसा कोई परसेंटेजेस के बेस ऊपर, वो अप्रोप्रिएट करते हैं प्रॉफिट में से हर साल, और उसे ट्रांसफ़र करते हैं हम टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में. वो 5% होता है, 10% जो भी है. And the balance of debenture redemption fund is transferred to general reserve आफ्टर redeeming debentures. यानी पहले तो हर साल थोड़ा बहुत अमाउंट हम प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि ये जो ट्रांसफ़र किया वो अमाउंट है, वो पैसे वापस देने के बाद टू द डिबेंचर होल्डर द अमाउंट इज गिवन एंड देन आफ्टर द मनी इज देयर, द रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू द और गिवन इन द रिडम्पशन दैट इज ऑफ द जनरल रिजर्व. तो पैसा बचा है, वापस करने के बाद जो भी रहेगा वो जनरल रिजर्व में जाएगा. फिर जनरल रिजर्व में आने के बाद उसका यूज़ कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं रहेगा. ये तभी पॉसिबल होगा जब ये डिबेंचर टोटली रिडम्प्ड हो जाए, यानी टोटल उसकी अमाउंट हम दे देंगे. थर्ड वन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलरेडी रिड्यूस्ड और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस, some amount is transferred to investment fluctuation fund out of profit. क्यों that one fluctuation? आपको मालूम है फ्लक्चुएशन क्या है? वॉलेटिलिटी, वो प्लस माइनस ये होता है. तो मार्केट ऐसा है, नॉट ओनली द पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट और अदर थिंग्स, बट रिलेटेड टू दी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दोनों की बात है यहाँ पर. किसी ना किसी तरह उसमें कोई ना कोई तरीके से रिडक्शन होने की शक्यता, पॉसिबिलिटीज़ है. सो स्पेसिफिकली उसमें ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा. और क्या होगा इसके बाद? आफ्टर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अ लॉस अमाउंट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट डिडक्टेड फ्रॉम दिस रिजर्व एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दैट इज ट्रांसफर टू जीआर. यानी आप समझ लो कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आप हर साल उसमें से 2-2, 5-5 टका निकाल के रिजर्व फंड में डालते हो, उसके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, और जब 5 साल बाद जब आप उसको बेचते हो तो आपको लॉस होता है, मार्केट प्राइस ही कम है. तो वो जो इन्वेस्टमेंट में जो लॉस हुआ, यू कैन कवर दैट अमाउंट थ्रू दिस फ्लक्चुएशन फंड, और जो अभी भी पैसा बचता है तो यू कैन ट्रांसफर टू जीआर. नेक्स्ट वन, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन रिजर्व और वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड. वर्तर रूप से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है तो कंपेंसेशन उनको मिलता है वर्कर्स को. तो दिस रिजर्व इज क्रिएटेड टू कंपेंसेट वर्कर्स और एम्प्लॉयज़
व्हेन दे मीट विथ एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, यानी कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स काम करते समय कोई अकस्मात से शायद भिड़ जाए. सी इट इज़ नॉट अ थिंग, sometimes the mistakes are there, sometimes the problem of the man made mistakes are there, at that time this type of accidents are there. So working hours में ये सब कुछ होता है, तो शायद उसके लिए पैसे ना भी हो कंपनी के पास उस टाइम में उसको पे करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो एक हादसा जो पूरी कंपनी की इमेज भी बदल सकता है, तो उस टाइम पे वर्कर्स को ऐसा कुछ वर्किंग आवर्स में होता है तो उसको एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करते हैं, राइट. कभी किसी का पैर टूटा, कभी कभी किसी का हाथ टूटा, ये कॉमन थिंग है, तो उसके लिए उसको कंपनसेट करना पड़ता है. ग्रुप में होते हैं तो वैसे होता है, तो ये हर ईयर 5-5, 10-10 टका जो प्रॉफिट में से निकलता है वो इकट्ठा होता है. लास्ट वन, सिंकिंग फंड. द रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ द पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट और रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड. से यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें. ये जो पर्टिकुलर टाइप का फंड है वो क्रिएट होता है प्रॉफिट में से, वो तो सेम है, सब प्रॉफिट में से ही क्रिएट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. तो जब 5, 10, 15, 20 साल में किसी का पर्टिकुलर क्रेडिटर है या कोई भी पेमेंट है वो पेमेंट करना होता है लॉन्ग टर्म, उसके लिए चलता है. ऑल्सो वी कैन पे द रेगुलर इंटरेस्ट, किसी का भी हो सकता है, शायद हम बोल सके डिबेंचर का, किसी बैंक लोन का, किसी फ्रेंड्स की लोन का, जो भी हो सकता है हमारे बिजनेस में. और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इसके लिए तो हमारे पास और भी फंड है लेकिन हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड सिंकिंग फंड. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन फंड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो उसका यूज़ कर सकते हैं. फिक्स एसेट्स के डेप्रिसिएशन फंड हर साल 10-10 टका निकाल सकते हैं. बाद में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो ऊपर हमने देखा वैसा ही, तो वो डिबेंचर के लिए है, दैट इज़ फॉर द रिडीमिंग द डिबेंचर्स. तो ये सिंकिंग फंड है. तो याद रखो ये पर्टिकुलर प्रॉफिट में से ही निकलता है. फॉर स्पेशल पर्पजेस लॉन्ग टर्म पेमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. सो ये डियर स्टूडेंट्स बात हुई 5 अलग अलग एग्जाम्पल जो स्पेसिफिक रिजर्व्स के हैं. नाउ इफेक्ट इन बैलेंस शीट. जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द लायबिलिटी साइड. तो आफ्टर कैपिटल ये एक सेपरेट हेडिंग है, उसको हम देते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उस हेडिंग के अंदर नीचे हम लिखते हैं जनरल रिजर्व और कोई स्पेसिफिक रिजर्व्स होती है वो. समझ लो कि डिबेंचर रिडम्पशन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है. अभी ये सब लिस्ट दिया तो कोई कंपनी पूरा ये फंड नहीं रखेगी, राइट. पूरा फंड रखे तो उसका प्रॉफिट सब इसमें चला जाएगा. तो कंपनी वही पर्टिकुलर फॉर्म में ये रिजर्व्स रखती है जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट करवाए. प्रोडक्शन के लिए रिलेटेड कोई कंपनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा नई मशीन के लिए वो डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट करेगी. रिस्की बिजनेस है तो वर्कर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अब तो ये समझ लो एक्सीडेंट कंपनसेशन तो कंपलसरी हर कोई करता है. कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली अच्छा जा रहा है तो फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड की ज़रूरत नहीं है. तो वैसे भी आपके पास पर्टिकुलर जो जनरल रिजर्व है तो फिर उसमें से भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो, तो फिर इक्वलाइजेशन फंड की ज़रूरत नहीं है. फिर भी कंपनी की अपनी इच्छा अनुसार वो लोग ये चूज़ करते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो. सही बात हो गई बैलेंस शीट में इसकी एंट्री की, ये भी ज़रूरी है. आगे बढ़ते. तीसरा जो रिज़र्व है रेवेन्यू रिज़र्व में हमने देखा था कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं उसमें तो जनरल, स्पेसिफिक और तीसरा जो है वो है सीक्रेट रिजर्व. लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन. The reserve created without showing in profit and loss account for the purpose of strengthening the financial position of the business is known as secret reserve. नाम से ही मालूम पड़ता है सीक्रेटली क्रिएट किया जाता है. तो ये विदाउट शोइंग है, इसको हम कभी भी कहीं भी बताते नहीं हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में. तो विदाउट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज हाँ रीज़न क्या है, टू एनहेंस, to increase or to strengthen the financial position of the business. So this is the reserve of which the existence and amount is not shown in the balance sheet and profit and loss appropriation account. तो इन शॉर्ट ये किसी भी जगह पर हम बताते नहीं हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, किसी भी जगह कोई भी बैलेंस शीट में इसका कोई भी जगह इसकी एंट्री नहीं होती है. ये सिंपली स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजिशन है. सीक्रेट रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रिजर्व. याद रखो दूसरा नाम है इसका इंटरनल, विद इन द पर्टिकुलर कंपनी का. ये इससे बाहर का कोई लेना देना है, बैलेंस शीट में इसकी एंट्री नहीं है तो लोगों को तक इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं पहुंचेगी.
सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड एज फॉलोज, कैसे इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वन, बाय मेकिंग मोर प्रोविजंस फॉर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट था, फंड जो हमने सिंकिंग फंड में देखा, या सेपरेटली हम कोई एक फंड क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे लायबिलिटी में मीन्स प्रोबेबल लायबिलिटी में भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। कल मीन्स लास्ट सेशन में हमने देखा था प्रोविज़न फॉर एप्रिसिएशन। तो ज़्यादा अगर प्रोविज़न रखनी हो तो मोर प्रोविज़न यहाँ सीक्रेट रिजर्व से रखी जाती है। नेक्स्ट वन, बाय अंडर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो वैसे देखा जाए तो अगेंस्ट द रूल है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपरली मेथड से जाए तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अंडर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें आपको मालूम है, अभी आएगा 5th चैप्टर में एक्चुअली, लेकिन आपको ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो अनसोल्ड स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम जब बैलेंस शीट में बताते हैं तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों में से जो भी कम हो उसको हम लेते हैं, जो भी हो। तो फिर भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम करो, वो अंडर वैल्यू करो, बाय डिफ़ॉल्ट जो पैसा बचेगा इसका आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा, बाय मेकिंग मोर प्रोविज़न फॉर बैड डेट एंड कंटीजेंसीज दैट रिक्वायर्ड। तो देख लो, सब में एक सिंपल थिंग है, प्रोविज़न ज़्यादा करो डेप्रिसिएशन का, 5% की जगह 10% कर दो। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा है उससे कम बताओ। तीसरा, मोर प्रोविज़न फॉर बैड डेट, जैसा ये वैसे ही कंटीजेंसीज दैट रिक्वायर्ड, जो भी आपने अलग अलग प्रकार के प्रोविज़न रखे हैं उसको थोड़ा ज़्यादा कर दो, परसेंटेजेस बढ़ेगा इन शॉर्ट। फोर्थ वन, बाय रिकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज वो रेवेन्यू के तौर पर नहीं लिया जाता है, राइट। तो फिर भी हम इसको यहाँ बताएंगे तो क्या होगा, दैट एक्सपेंडिचर इज देयर, तो मोर एंड मोर एक्सपेंसेस आर देयर, देयर विल बी लेस इनकम यानी लेस प्रॉफिट। बाद में बाय शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी एज एक्चुअल लायबिलिटी, जो लायबिलिटी अभी खड़ी ही नहीं हुई है, राइट। तो दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, जो एक पर्टिकुलर ईयर में कोई केस चल रहा है, कोई भी एक कोर्ट केस है, उसका अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसको एक्चुअल लायबिलिटी क्रिएट कर देते हो, है। समझ लो कि कोई पार्टी ने आपके ऊपर केस कर दिया है रिलेटेड टू दी कोई भी पॉइंट का, तो 1 करोड़ का पेमेंट आपको उसको करना है, राइट। अभी भी उसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, फिर भी आप उसको, इट इज़ एक्चुअली कंटीजेंट लायबिलिटी बट यू गिव दिस एज एक्चुअल लायबिलिटी, तो आपको वो बताने, लोन हो वगैरह कुछ भी हो सकता है इसमें, तो ये आप कंसिडर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप करते हो तो उस टाइम पे भी इसकी एंट्री हो जाती है। और लास्ट वन, बाय शोइंग मोर एक्सपेंसेस दैन एक्चुअल, जो भी एक्सपेंसेस हुए उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस बता दो तो ये हो सकता है, लेकिन ये सब सीधी तरीके से नहीं होता है, राइट। तो इट इज़ द मेन थिंग, सो दैट्स वाई वी कैन से कि जनरली सीक्रेट रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शंस। कई बार ऐसा होता है कि इंटेंशनली सब आप कुछ बताना चाहते हो, राइट, जैसे कि स्टॉक कम बताओ, जैसे कि कंटीजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी कन्वर्ट कर दो, तो ये सब डायरेक्टली नहीं होता है, प्रोफेशनल वे से होता है। तो ये सब नहीं एक्चुअली रूल के खिलाफ है, लेकिन इजीली आप इसको नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी क्रिएटेड एक्सेप्ट सर्टेन एक्सेप्शंस। कोई अपवाद रूप रीज़न हो तभी आपको इसका यूज़ करना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ द रिजर्व that is related to revenue, general, specific and secret. Now moving towards the second reserve, capital reserve. The reserve which is created out of capital profit, यह हमने देखा by recording capital expenditure in profit and loss account. तो कई capital expenditure होते हैं, सो उससे कहीं ना कहीं कैपिटल के रिलेटेड एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं, वैसे ही कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। सो द रिजर्व विच इज, અને તમને ખબર છે કે વિધિન ધ 1 યર જે પણ એક્સપેન્સીસ થતા હોય એને આપણે રેવન્યુમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, એન્ડ મોર દેન 1 યર ઇટ ઇઝ કન્વર્ટેડ એઝ કેપિટલ. સો ધ રિઝર્વ વિચ ઇઝ ક્રિએટેડ આઉટ ઓફ કેપિટલ પ્રોફિટ એન્ડ કેન નોટ બી યુઝડ ફોર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ડિવિડન્ડ ઇઝ નોન એઝ કેપિટલ રિઝર્વ. સિમ્પલ. સો ઇટ ઇઝ ક્રિએટેડ આઉટ ઓફ કેપિટલ प्रॉफिट मोर देन 1 ईयर एंड कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. ये खास चीज़ है इसकी, ये कैपिटल रिजर्व का यूज़ हम डिविडेंड पे करने के लिए नहीं रहते, उसी को कैपिटल रिजर्व बोला जाता है. फर्स्ट है रिसोर्सेज, उसके फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिजर्व. कहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट वन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट.
तो जब भी आप प्रॉफिट करते हो, अभी भी हमने रिसेंटली सेकंड चैप्टर में डेप्रिसिएशन के कई एग्जांपल्स और इल्यूस्ट्रेशन में देखा कि वो प्रॉफिट से सेल किए थे जाते थे, तो हम लिखते थे मशीन अकाउंट डेबिट साइड, राइट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो वो प्रॉफिट है, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट भी सेल किया जाता है। नेक्स्ट वन है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ये 12th में पूरा चैप्टर आएगा आपका, राइट, 5, 6, 7, उसमें 5, 6 एक्चुअली, तो उसमें आप देखोगे कैसे रिवैल्यूएशन होता है। You purchased the particular vehicle, you purchased the particular machinery at so and so price, but at present the market value is less, right? शायद इन्वेस्टमेंट होगी तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मशीनरी है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो व्हीकल है उसकी कम हो सकती है, तो उसकी मार्केट वैल्यू देखनी पड़ती है, तो उसका रिवैल्यूएशन है। तो उस टाइम पे ये कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा क्योंकि वो लॉस कहा जाएगा। थर्ड वन, प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, इट विल बी देयर इन योर 12th के ये शेयर्स और डिबेंचर्स जो भी हम इश्यू करते हैं वो प्रीमियम से करते हैं, कंपनी की इमेज के तौर पर ये सब कुछ होता है। सो वो जो अमाउंट है वो लंबे समय तक हम यूज़ करते हैं, वो शॉर्ट टर्म नहीं है, वो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल में जाएगा। फोर्थ वन, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी कोई भी शेयर है उसकी जब्ती की हमने, है, तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये पूरा साथ में फॉर फ्यूचर, FORFEITUR, दैट इज फॉर फ्यूचर, या दोनों वर्ड साथ में। सो दैट इज फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर री इश्यू ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी। तो कई शेयर्स हम कई शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो पूरी अमाउंट शेयर की नहीं पे करते, राइट। जो 10 रुपीज़ का शेयर होता है, आज ही हमने बात की थी हमारे सेशंस में, उस टाइम मैंने बोला था कि जो 10 रुपये का शेयर होता है उसके पार्ट उसको डिवाइड किया जाता है 2, 3 जो भी हो, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल वो पे नहीं करते, वो लंबी बात है, वो नेक्स्ट ईयर देखेंगे हम। लेकिन अब जब वो पे नहीं करते तो उसका जो भी अमाउंट अभी तक का पे किया गया है उसको हम फॉरफिट कर देते हैं और फिर इसको री इश्यू करते। सो दैट इज समथिंग, वो भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब शुरू हुई उसके पहले वो पार्टनरशिप फॉर्म होगी, शायद कुछ भी उसका अलग फॉर्म हो, उसका जो भी प्रॉफिट है, राइट, वो अभी तो कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उसको हम कैपिटल प्रॉफिट्स के मीन्स कैपिटल रिजर्व के तौर पर रखेंगे। नेक्स्ट वन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर रिडीमिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कई हमने देखा डिबेंचर का रिडम्पशन देखा, वैसे ही कैपिटल रिडम्पशन होता है क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स लंबे समय के लिए चलते हैं, तो उसके लिए कैपिटल हम रिडीम करते हैं। एंड लास्टली, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। जब भी हम इश्यू करते हैं तो जो भी प्राइस होता है, शायद प्रीमियम से हो या कोई भी अलग प्राइस है, लेकिन जब रिडम्पशन होता है तब उसके बाद हम उसको डिस्काउंट से रिडम्पशन करते हैं, तो उसका भी प्रॉफिट क्रिएट होगा क्योंकि हमको जितने पैसे देने हैं वो पूरे पैसे हम डिबेंचर होल्डर्स को नहीं देते, उसका 5% कम देते। सो दैट इज़ द 5% प्रॉफिट फॉर अस फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। अब इसका यूज़ क्या है? आपने तो बोल दिया कि कैपिटल जो है वो 1 साल के लिए नहीं है, वो 1 से ज़्यादा है, लेकिन कैसे ये, तो इसका यूज़ क्या? ये तो सोर्सेज से यहाँ से क्रिएट होता है, तो फिर इसका यूज़ क्या है? तो दिस रिजर्व इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। फर्स्ट वन, टू राइट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जब भी आप कोई भी फिक्स एसेट्स सेल करते हो, प्रॉफिट होता है, अच्छा है, लेकिन कई बार ये सब इकट्ठा होके कई पैसा इकट्ठा हुआ है आपके पास, ये सब हमने 5-6 पॉइंट जो भी देखे हो, तो अगर आप कोई मशीनरी या कोई एसेट बेचते हो, फिक्स एसेट, तो उसमें लॉस होता है, तो इससे आप राइट ऑफ कर सकते हो, कवर कर सकते हो इससे। सेकंड वन, टू राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल एंड फिक्सिशियस एसेट्स लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो देखो, ये इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लंबा लिस्ट है चारों का, लेकिन उसके बाद सम ऑफ द फिक्सिशियस एसेट्स आते हैं, जैसे कि उसका यूज़ हम सालों तक कर सकते हैं, और ऐसे कई एक्सपेंसेस है, जैसे एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंसेस है, यहाँ पर दिया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो शुरुआती तौर पे हो चुका है। कई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, हमने ऊपर देखा कि डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन, लेकिन जब इश्यू करते हैं तभी भी डिस्काउंट आता है, तो ये तो कंपनी के लॉस है, आपको चाहिए 100 रुपीज़ और डिबेंचर होल्डर्स आपको 90 रुपीज़ दे रहे हैं, तो ये जो लॉस है, ये जो पर्टिकुलर फिक्सिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ करते हैं, ये सब अमाउंट हम यहाँ से कवर करेंगे, इसीलिए 1 साल के लिए नहीं है, 1 से ज़्यादा साल के लिए इसका यूज़ हो सकता है। थर्ड वन दैट इज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स इफ देयर इज़ अ प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, राइट। तो डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, AOA समझ चुके आप, SPCC और हमारे OCA में भी, तो ये मालूम है आपको
कि ये बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है एओए उसमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोविज़न एक्चुअली होनी जरूरी है, उसकी जोगवाई होनी ज़रूरी होती है, राइट। इसमें तभी आप इसमें से बोनस शेयर दे सकते हो। कई कंपनियां इसका यूज़ करती है बोनस देने के लिए। सो दीज आर दी टू डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ द रिजर्व्स। दैट इज द सेकेंड वन वी कंप्लीटेड कैपिटल। सो यहाँ पर ये याद रखो कि जो भी टाइप है, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, उसमें याद रखना रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में। रेवेन्यू में 3 टाइप है, जनरल, स्पेसिफिक और तीसरा जो हमने आज देखा सीक्रेट, और कैपिटल में सिर्फ एक। सो दैट्स द एंड ऑफ द टाइप। लेट्स मूव टू द रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या है? जनरली मोस्टली वी कैन से कि जब ये फंड कई सालों तक यूज़ किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। लेट्स सी, जनरली द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व रिमेन्स इन द बिजनेस एज वर्किंग कैपिटल, बट इफ द अमाउंट ऑफ दिस रिजर्व इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इट इज़ नोन एज रिजर्व फंड। यानी जब भी आप कोई भी अमाउंट डिडक्ट करते हो, कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व्स है, राइट, उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, उसका स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप है, उसको देखा। लेकिन जनरल रिजर्व का कोई एक टॉपिक नहीं है, जनरल रिजर्व का कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं है। तो ये लंबे समय तक हम 10% बिजनेस में से निकालेंगे, राइट, तो वो बिजनेस में हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वर्किंग कैपिटल थ्रू आउट दी 1 ईयर। अगर ये वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज़ होता है टू पे द डेली एक्सपेंसेस वी कैन से, राइट, तो कब ये वर्किंग कैपिटल है तो अच्छा है। लेकिन इफ द अमाउंट इज पर्टिकुलर इन्वेस्टेड, दैट मीन्स वॉट एवर द अमाउंट इज ऑफ दिस रिजर्व इज इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के बाहर जब आप जनरल रिजर्व जो भी आपके पास बचा हुआ इन्वेस्ट कर सकते हो और करते हो तो कहा जाएगा रिजर्व फंड। मीन्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट विच इज देयर फ्रॉम द जनरल रिजर्व दैट इज कॉल्ड रिजर्व फंड। Such investments are made in securities which can be easily converted into cash. That's why we can say it must be a good thing कि रिजर्व फंड अच्छा है। लेकिन कब अच्छा है? जब आप मार्केट सिक्योरिटीज़ में उसको डालते हो, वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए, सिंपल, राइट। लिक्विडिटी यानी प्रवाहिता, यू कैन ईजिली कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट्स, योर सिक्योरिटीज़ इनटू कैश, तभी वो लिक्विडिटी हाई बोली जाएगी। लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, जैसे गोल्ड, राइट, सम ऑफ द सिक्योरिटीज़, जैसे भी आप समझो, जैसे भी आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। द कंपनी मेक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिजर्व्स आउटसाइड द बिजनेस इन सिक्योरिटीज़ ओनली अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ये लोग तभी ही इन्वेस्ट कर सकते जब ये सर्कमस्टेंसेस हो। फर्स्ट वन, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एम्प्लॉय फंड्स इन द बिजनेस प्रॉफिटेबली। यानी अब क्या फिर क्या कि प्रॉफिट कम दिखाएंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे और वही आउटसाइड ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे और उसमें से हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए तो लॉस है ना, बिकॉज उनको ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहा है, डिविडेंड के तौर पर कम मिल रहा है। तो तभी ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी जब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एम्प्लॉय फंड्स इन द बिजनेस प्रॉफिटेबली। प्रॉफिट के साथ हम इसको शायद फंड को इन्वेस्ट ना कर सके, हमारे बिजनेस में उसका आउटपुट कम हो। और दूसरी बात, व्हेन देयर इज़ अ नीड ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन सम स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, हमको 5 साल या 10 साल के बाद कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए जो शायद हमें आउटसाइड ऑफ बिजनेस से मिल सकती है, मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट पर्पस इन इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो दैट इज द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्कमस्टेंसेस वेयर वी कैन इन्वेस्ट आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। सो अगर बिजनेस में इसको इन्वेस्ट करना हो तो फिर हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, फिर कुछ पे करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड, ये हमारी इंटरनल मैनर है। सो दैट इज द reserve fund. Now the next point, that is 2 points are remain: difference between GR and provision, and second one, difference between GR and CR. I will discuss this particular point in next session. Thank you.